डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 29 अगस्त है और हम लोगों को आज का करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करना है। कल की क्लास का करंट अफेयर भी मैंने इसके अंदर ही कवर करने की कोशिश की है ना। तो आप लोगों को अगर इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं। मंडे से जो अब करंट अफेयर है वो आपको पेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। बहुत माइन्यूट सी मैंने फीस रखी है। जिन लोगों को इसकी वीडियो चाहिए वो करंट अफेयर बैच में ऐड हो सकते हैं। कुछ बच्चों के एडमिशन हो गए हैं तो मैंने उनका एक अलग बैच बना दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी उस बैच में रहो और आपको ये वीडियो डेली जो है जो कल से पब्लिक नहीं रहेगी आपको अगर देखना है तो आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर को लेकर आपका स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहला करंट अफेयर है कि जो सीसीएमबी है, सेंटर फॉर सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसकी एक टीम है। इसने नई जैविक प्रक्रिया का पता लगाया है जिसके अंदर ये बात निकल के आई कि कोशिकाओं को मृत्यु के करीब की स्थिति से वापस जीवित करना है ना। इसका मतलब क्या है, कई बार कुछ कोशिकाएं हैं जो खत्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब ट्यूमर का जो है इलाज किया जाता है, खास करके कैंसर का, तो उसके चलते बहुत सारी हेल्दी कोशिकाएं भी जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। उसको खत्म करने के लिए या उसको बचाने के लिए इस तरह की पद्धति जो है काफी बेनिफिशियल हो सकती है। प्रोग्राम सेल डेथ किसको बोलते हैं, पीसीडी, एक नियंत्रित कोशिका मृत्यु की आनुवंशिक प्रक्रिया है। यह सामान्यतः अपरिवर्तनीय होती है। नॉर्मली मतलब अगर आप देखोगे प्रोग्राम सेल डेथ जो है अपने आप होता ही होता है। इसमें कई सारे सेल जो है मरने के करीब चले जाते हैं। वैज्ञानिकों ने एक जेनेटिक रिवाइवल कोड खोजा है जो मृत्यु के करीब पहुंची कोशिकाओं को जीवित कर सकता है। इसको बोला गया है प्रोग्राम सेल रिवाइवल, है ना, पीसीआर का इसको नाम दिया है। क्या फायदा होगा, क्षतिग्रस्त तंत्रिका या हृदय कोशिकाओं को बचाने में मदद हो जाएगी। कैंसर अनुसंधान, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ट्यूमर की कोशिकाएं हैं उसके बगल में जो जो कोशिकाएं रहती हैं खत्म हो जाती हैं, उनपे भी प्रतिरोधक क्षमता आप लोग विकसित कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे सेल बायोलॉजी के दृष्टिकोण से काफी बड़ा काम ये हो सकता है। तो आपके दिमाग में वही सवाल होगा कि सर सवाल कैसे पूछा जा सकता है, आप उसकी बात करिए। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकता है कि प्रोग्राम सेल रिवाइवल न्यूज में रहा है, ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है। तो उस सेंस से आप लोग इसको देख सकते हो और किसने इसको प्रिपेयर किया है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला है आपका जो वॉलंटियर नेशनल रिव्यू। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा योजना जो है या रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। बड़ा खूबसूरत सवाल बन सकता है। तो वीएनआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसका मतलब दो चीजें यहां से निकल के आती हैं। एक, जो वीएनआर है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा की जो अवधारणा है किससे जुड़ी हुई है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सतत विकास लक्ष्यों को लेकर अगर भारत में प्रगति को मापना है तो उसके लिए कौन सा संस्थान जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए जरूर जुड़ा हुआ है नीति आयोग, है ना। दोनों चीजें यहां से क्लियर हो जाती हैं। आपको पता है एसडीजी जो लक्ष्य है 2030 तक इनको हासिल करना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको बनाया गया है और भारत भी जो है उस दिशा में काम कर रहा है। और नीति आयोग ये निगरानी करता है क्या सच में भारत इन लक्ष्यों को हासिल कर भी पा रहा है कि नहीं। अब नाम में क्या है, सतत विकास लक्ष्य है, इसका मतलब ये ऐसे लक्ष्य होंगे जो विकास को सतत बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होंगे, है ना। 2025 की रिपोर्ट भारत की तीसरी वीएनआर रिपोर्ट है। पहले वीएनआर वर्ष 2017 और 2020 में प्रस्तुत किए गए थे। समग्र सरकार और समाज का दृष्टिकोण बताते हैं। बस मेरे हिसाब से इतना याद रख सकते हैं कौन सी संस्था इसको तैयार करती है और भारत की एसडीजी प्रगति का मापन इसके माध्यम से होता है। अगला है एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के का जो एनएसओ डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जो एजुकेशन को लेकर छात्रों के खर्च के रुझान को दर्शाती है ना। तो एनएसओ के द्वारा जो 80वें दौर का जो सर्वे है उसका यह हिस्सा माना जा रहा है। क्या कुछ इसके अंदर है, स्कूली शिक्षा से जुड़े नामांकन, खर्च, कोचिंग, इन सब चीजों को लेकर जो है डाटा दिया गया है। आपका सवाल होगा क्या सर इसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है, तो संभावना बहुत कम है। तो फिर करंट अफेयर क्यों डाला गया है, इसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि आप ये वाला जो डाटा है इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में और ये वाले डाटा को लेकर प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है। क्या डाटा है, कुल नामांकन में लगभग 55.9% का हिस्सा जो है सरकारी स्कूल का है। इसका मतलब 60% बच्चे अभी भी सरकारी स्कूलों में अपना नामांकन करवाते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नामांकन 66% से ज्यादा है और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम है। इसका मतलब अगर शहरी क्षेत्रों में 30% है, 70% बच्चे शहरों में प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं। इस डाटा को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। औसत वार्षिक खर्च की अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर अगर देखें तो ये 8,382 है। इसका मतलब लगभग 8,500 रुपए गांव में बच्चे की शिक्षा पर सालाना खर्च होते हैं। मतलब इतना खर्चा लग जाता है अगर आपको एजुकेशन लेनी है। और शहर में ये लगभग अगर आप देखोगे तो 25,000 के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। निजी कोचिंग लगभग 1/3 छात्र जो है कोचिंग लेते हैं। तो ये देख सकते हैं भारत का, इसको अच्छी बात भी कह सकते हैं, बुरी बात भी कह सकते हैं कि भारत के 1/3 छात्र जो हैं वो प्राइवेट कोचिंग की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके अलावा अब ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एनएसओ जो है कौन कौन सी रिपोर्ट्स को जारी करता है या सर्वेक्षण कौन से करता है, तो ये 2-3 आप देख सकते हो। एक है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, ये भी इसके द्वारा होता है। दूसरा हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे, ये भी इसके द्वारा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये 3 जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद करके रख सकते हो। इंग्लिश में ही इसको याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला टर्म है कि 2024 में स्वालबर्ड ग्लेशियर में रिकॉर्ड स्तर का पिघलाव देखने को मिला है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गर्मी बढ़ रही है ना। किस तरीके से वायुमंडल जो है वो गर्म होता चला जा रहा है, क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है ना। उसके चलते या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसके चलते तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उस बढ़ते तापमान के चलते अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भारत के हिमालय के ग्लेशियरों की बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो आर्कटिक के ग्लेशियर हो चाहे वो अंटार्कटिक के ग्लेशियर हो, लगातार पिघल रहे हैं। और इसका क्या परिणाम हो सकता है ये आप खुद अच्छे से जानते हैं। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे समुद्र के जल स्तर का बढ़ाव देखने को मिलेगा और बहुत सारे द्वीप जो हैं वो कहीं ना कहीं पे, तवालू को लेकर हम लोगों ने उसने शायद डिस्कस किया था, एक ऐसा ही एक आइलैंड है, शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसकी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया जो है ट्रांसफर हो रही है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए कई सारे द्वीप जो हैं डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो स्वालबर्ड ग्लेशियर को लेकर आप समझ सकते हो कहां पर है, आर्कटिक महासागर में स्थित है, एक द्वीप है स्वालबर्ड द्वीप, उसको लेकर तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसके नियंत्रण में है, नॉर्वे के प्रशासनिक नियंत्रण में है। क्या कारण है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके क्या प्रभाव होगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या कुछ हो सकता है ये आप खुद जानते हो, मेंस का कंटेंट है। लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये अंटार्कटिक डाल सकता है यहाँ पे, वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। आर्कटिक महासागर किसका नियंत्रण, नॉर्वे का। अगला अगर हम लोग देखें, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के हंसलपुर में एक पहल का शुरुआत की है। इस अवसर पर जो है सुजुकी का पहला मेड इन इंडिया ई विटारा लॉन्च किया गया है। कौन सी पहल जो है, ग्रीन मोबिलिटी पहल की बात हो रही है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक जो है सुजुकी ने अपना पहला मेक इन इंडिया जो है एक व्हीकल लॉन्च किया है, जिसमें इसको 100 देशों को निर्यात की घोषणा की गई। अच्छी बात है, भारत जो है ई वाहनों की तरफ अब आगे बढ़ रहा है, जरूरी भी है ना, पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से। ये जो परियोजना है ग्रीन मोबिलिटी पहल जो है, शायद इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो ये भारत को स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई। तो अगर प्रीलिम्स में यूपीएससी सवाल पूछ ले कि ग्रीन मोबिलिटी पहल की योजना का उद्देश्य क्या है ना, किस चीज के लिए उसको बनाया गया है, तो वो इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में भारत को इंडिपेंडेंट बनाना है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टैब्लिश करना है, भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है भारत में बने और भारत सिर्फ बनाए ही ना, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का हब के तौर पर काम करें, वो भी प्रयास इधर होना चाहिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करना है। बैटरी उत्पादन का स्थानीयकरण करना है। इसका क्या मतलब है, भारत में बैटरीज नहीं बन पाती है ना, जिस तरीके से पेट्रोल पंप स्टैब्लिश है उस तरीके से भारत में चार्जिंग स्टेशन नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर काम करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में ई व्हीकल जो है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, तभी जाके हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। 2070 तक भारत ने अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए ई वाहनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला टर्म है कि तमिलनाडु के तिरुवनाई जो ये जिला है, तिरुवन्नामलई जिले में के चेंगम स्थित में जो एक मंदिर है, वेणुगोपाल पार्थ सारथी मंदिर, इसमें 17वीं सदी की रामायण की चित्रकलाएं मिली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो चेंगम मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु, बस सवाल तो यहाँ पे बनता है। उसके अलावा किसने निर्माण करवाया, तो एक नायक प्रमुख थे गिंगी के, उन्होंने किया था। वास्तुकला की विशेषताएं देखें तो गर्भगृह है, मंडपम है,
महामंडटम है, तो ये एक नायक शैली की वास्तुकला को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में दर्शाया गया है। इस तरह के सवाल भी बना सकता है यूपीएससी की, एक ऐसा मंदिर है दक्षिण में जो अभी न्यूज में रहा है ना, तमिलनाडु में वो स्थित है, या कुछ और भी इंफॉर्मेशन डाल सकता है कि गिंगी के नायक द्वारा बनाया गया है और वहां पर श्री कृष्ण जी को अर्जुन के सारथी के रूप में दर्शाया गया है, ये कौन सा मंदिर है? इस तरह का सवाल भी यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। तो आप देख सकते हो मंडपम की छत पर रामायण के दृश्य जो हैं चित्रित किए गए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का ये महत्वपूर्ण उदाहरण है और नायक शैली चित्रकला के अध्ययन को थोड़ा सा प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अगला है आपका करंट अफेयर। आईआईटी इंदौर और कुछ वैज्ञानिक है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि 1980 से लेकर 2020 में अगर हम लोग देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर प्रणाली के बर्फ पिघलने वाले प्रवाह में 10% की कमी देखने को मिली। अब थोड़ा सा इस तरह का करंट अफेयर है तो उसके चलते हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो जो है ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसको लेकर एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। यह गढ़वाल हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, भागीरथी नदी का स्रोत है। और कितने किलोमीटर है ये सब जानने की जरूरत नहीं है। कहाँ से उद्गम होता है? गौमुख गुफा से उद्गम होता है और गंगा का पवित्र स्रोत है। हिंदू धर्म में काफी ज्यादा पूजनीय माना जाता है। उत्तर काशी उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। मध्य हिमालय का हिस्सा है। शिवलिंग, थालीसागर, मेरू जैसी चोटियों से घिरा हुआ है। 64% ग्लेशियर जो है वो पिघल चुका है। इस तरह की बातें हो रही हैं, है ना। और धीरे धीरे जो है इसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बता रहे हैं कि उस प्रवाह में कमी आई है। गैर मानसून महीनों में गंगा के पानी का 25% के आसपास यहाँ से मिलता है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ बेसिक चीजें हैं, आप लोग देख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पे चीजें बन सकती हैं कि किस ग्लेशियर का या किस हिमालय का हिस्सा है, तो गढ़वाल हिमालय है। दूसरा, कौन सी नदी का स्रोत है, तो भागीरथी नदी है। कहाँ से उद्गम होता है, ये कुछ सवाल जो हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप लोग प्रीलिम्स 2026 को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। जिस तरीके से यूपीएससी ने अपना लेवल प्रीलिम्स में बढ़ा दिया है उसके लिए आपको डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से हो, सारे ऑथेंटिक सोर्स जो है रिवाइज हो जाएं और आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली डोज मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है, हालांकि ये पिछली क्लास का ही है लेकिन डिस्कस करना बाकी था तो मैंने ऐड कर दिया है। डेली हम लोग कुछ ना कुछ एक जो है फैक्ट मैं आप लोगों के लिए रखूंगा जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। करंट से ज्यादा लेना देना नहीं होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। अग्नि मिसाइल श्रृंखला जो है इसको बनाया गया है, भारत के कुछ डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस की तकनीक है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने। ब्रह्मोस की अगर बात करें तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया और रशिया ने इसको डेवलप किया है। निर्भया की बात करें तो लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, तो ये भी एक अच्छा है। राफेल की अगर बात करें तो मल्टी रोड फाइटर जेट है जिसको हम लोगों ने फ्रांस से जो है इंपोर्ट किया है और भारत की वायुसेना को आधुनिक करने का ये प्रयास है ना। 4.5 पीडी का ये विमान है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अगला एएमसीए को लेकर है, ये एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इंडिया का इंडिजीनियस, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का पहला ये जो है फाइटर जेट होगा, याद रखिएगा इसको। भारत की युद्ध पोत की श्रृंखला है आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, ये भी कहीं ना कहीं पे हमारी युद्ध क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आईएनएस नीलगिरी और प्रोजेक्ट 78 फ्रिगेट्स, ये मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था। नेवी के लिए मिसाइल फ्रिगेट्स को तैयार करने के लिए और स्टील टेक्नोलॉजी के तहत तैयार करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत अगर हम लोग देखें कुछ और भी चीजें हैं, डीआरडीओ की रडार, सोनार, ईवी सिस्टम। अग्नि 5 को लेकर हम लोगों ने बात की, इंडिया का फर्स्ट आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो 5000 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज पर भी मार कर सकता है ना। उसके अलावा ये कुछ कुछ चीजें हैं, आप लोग चाहो तो इसको देख लेना। हीरो डिफेंस ड्रोन जो है ये भी हम लोग इसको बना रहे हैं इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के माध्यम से, खास करके सर्विलियंस और कॉम्बैट ड्रोन के अकॉर्डिंग है ना, ऐसा एक ड्रोन है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और अगला जल्दी से हम लोग सवाल को देखने की कोशिश है, पिछले सवाल का आंसर देखते हैं। इस सवाल का आंसर ये था, आपको पता है कि ये पूरी तरीके से सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्य नहीं करता, एक तो ये गलत है, और दूसरा केवल पर्यावरण संरक्षण तक नहीं, वनों, जलों, प्राकृतिक संसाधनों को भी देख सकता है। इसका मतलब सेकंड और 4 गलत है, इसके अंदर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, है ना।
अगला अगर हम लोग देखें तो नीति आयोग को लेकर भारत सरकार का नीति निर्धारण, समन्वय और अनुशासनात्मक निकाय है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसका उद्देश्य राज्यों को उनके विकास कार्यों में केंद्रीय दिशा निर्देशों के तहत नियंत्रित करना है, सेकंड स्टेटमेंट है। तीसरा, नीति आयोग ने भारत के सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और मार्गदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय इंडेक्स विकसित किया है। कौन से स्टेटमेंट सही है आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज की पीडीएफ चाहिए तो आप डिलाइट इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।